सी है। हाँ, हालाँकि उन्होंने अभी फिलहाल में डाइवर्सिफ़ाई भी किया है और व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग इस तरह के बाकी बिज़नेसेस में भी गए हैं। बट एक चीज़ हमेशा रहती है कि जो सभी जानते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, तो द फ्लाइट टू सेफ्टी इज़ ऑलवेज़ टुवर्ड्स गोल्ड और इस पर हमेशा हम इम्पैक्ट देखते हैं गोल्ड प्राइसेज़ पर और वो दिखा भी है। आई थिंक इन द पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेज़ बढ़ी है और अगर चैनल चेक्स को माना जाए तो गोल्ड की रैली की कहते हैं ना कि अभी ही शुरुआत हुई है। इस तरह की बात सुनने में आती है। तो हैविंग सेड ऑल दैट आई थिंक कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज़ है, वो मेरे हिसाब से ना 7-8 महीने पहले ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम उनको थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे थे। सिंपली बिकॉज़ दे बिकम व्हाट इज़ कॉल्ड लाइक अ वन ट्रिक पोनी क्योंकि आपके पास एक गोल्ड लोन के अलावा और कोई ऐसा बड़ा बिज़नेस नहीं है। और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो बड़ी बैंक्स है वो उस बिज़नेसेस में गई थी और काफ़ी उन्होंने उसमें बढ़त दिखाई थी। लेकिन आई थिंक ऐसे समय पे ये वंस अगेन वेरी क्लियरली गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज फोकस में आई है वेदर इट इज मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस। तो उसमें मैंने मन्नापुरम चोजन है गॉन विथ मन्नापुरम और यहाँ पे टारगेट ऑफ 240 के रखते हैं। चलिए, तो मन्नापुरम फाइनेंस शर्मिला जी की पसंद है, 240 के टारगेट के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अविनाश, आपकी अगली पसंद। देखिए, अगली पसंद एक कंपनी है जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गैस डिहाइड्रेशन, पोर्ट सर्विसेज। कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि क्रूड के प्राइस बढ़ने से या गिरने से इस कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लगातार 3 और 5 साल के होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस साल कंपनी करीबन 425 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी और करीबन 125 करोड़ का मुनाफा कमाने की पोटेंशियल रखते हैं। ऑलरेडी 9 महीने में इन्होंने 89 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने दैट इज डॉल्फिन ऑफशोर खरीदी थी, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी अगले साल से ये कंपनी भी कंट्रीब्यूशन अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को कमाएगी। जो एनालिस्ट नॉर्मली देखते हैं, इस कंपनी में करीबन 100 करोड़ के टैक्स लॉसेज है। तो विपिन, मुझे लग रहा है कि अगले साल जो पीबीटी और पीएटी रहेगा वो मोरलेस सिमिलर रहेगा। हमारा मानना है कि अगले साल करीबन 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और इस साल 20 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और अगले साल करीबन 25 रुपए आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो कम से कम 425 425 तक आपको 30 तक आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। चलिए, तो यहाँ अविनाश की जो चॉइस नंबर 2 है वो है डीप इंडस्ट्रीज और 429 रुपए के ये टारगेट्स आपको दे रहे हैं। अब कंपनी को किस तरीके से रीड कर रहे हैं, किस तरीके का फ्यूचर देख रहे हैं, उन्होंने बताया। तो 429 रुपए के टारगेट के लिए आप डीप फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। जी शर्मिला जी, आपका अगला ऑप्शन। मेरा अगला ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स इंडिया और गोइंग विद द थीम, मुझे लगता है कि और एक जो डिफेंसिव प्ले आपके पोर्टफोलियो में आपको इस तरह के माहौल में इंक्लूड करना चाहिए और वो फार्मास्यूटिकल या इस तरह की कंपनी रहेगी। तो ग्रैन्यूल्स एक सॉर्ट ऑफ मिड साइज्ड फार्मा कंपनी है। उनके मेटाफॉर्मिन, पैरासिटामोल हमने देखा था कि काफी अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो काफी डिमांड में थे कोविड के दौरान। फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया कंपनी ने, लेकिन अभी जिस तरह से वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें इसमें, उसके साथ साथ वो एक एपीआई से फॉर्मुलेशन कंपनी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव करने की बात करें। इस तरह की बातें आई है मैनेजमेंट से कि वो मार्जिन यहाँ से इस लेवल से इंप्रूव करेंगे। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है, हाल ही में उनका एक यूएस एफडीए इंस्पेक्शन भी हुआ, वहां से भी उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, वो व्हिच इज इन इटसेल्फ अ बिग पॉजिटिव। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 500। चलिए, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया है शर्मिला जी की पसंद। 500 रुपए के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। तो देखिए, अविनाश और शर्मिला दोनों ही दो पिक्स दे दी हैं, एक एक करके मैं फिर आपको बता देता हूं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आपके सामने है, शर्मिला जी की पसंद, 500 रुपए के टारगेट्स हैं। इसके अलावा जो एक और पिक्स इन्होंने दी है वो है मन्नापुरम फाइनेंस की, यहां टारगेट रहेंगे 240 रुपए के। तो ये दो पिक्स हो गई शर्मिला की। अविनाश जी की पहली पसंद थी अनंतराज इंडस्ट्रीज, यहां पर 425 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की सलाह दी थी। और नंबर 2 पे उन्होंने रखी है एक कंपनी डीप इंडस्ट्रीज, जो कि 429 रुपए के टारगेट के साथ वो आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली आप दोनों ही मेहमानों से, वोडाफोन के एफपीओ की बड़ी चर्चा है इन दिनों मार्केट में, तो कैसा रहेगा, क्या उम्मीद है, क्या इसमें निवेशकों को इसकी तरफ देखना चाहिए शर्मिला?
नो, आई एम नॉट एन ओवरऑल फैन। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन गया है और भले आप अभी कुछ पैसे रेज करो, लेकिन टू स्टे रेलिवेंट इन द बिजनेस आपको हर साल हमने देखा है, वेदर इट इज जियो और वेदर इट इज एयरटेल, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह के सब्सक्राइबर बेस इनका इरोड हुआ है और वो हर महीने के फिगर्स में दिखता है कि इट इज गेटिंग, वो जो सब्सक्राइबर्स है दे आर ऑल शिफ्टिंग आइदर टू जियो और एयरटेल, तो मेरे हिसाब से थोड़ा दूरी रहना चाहिए इससे। चलिए, तो यहाँ शर्मिला जी की साफ सलाह है कि दूर रहें तो बेहतर है इस वोडाफोन के एफपीओ से। अविनाश जी, आपकी भी क्या इसी लाइन पर सलाह है या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विपिन, मैं भी समझता हूँ कि वोडाफोन का जो बिजनेस है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और अभी तो पैसा सिर्फ 4G नेटवर्क के लिए ये उठा रहे हैं, अभी भी कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लिस्टिंग गेन्स के लिए ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा लिस्टिंग गेन रहेगा। लॉन्गर टर्म के लिए भी मुझे ख्याल से काफी दिक्कतें हैं, तो मैं इस आईपीओ एफपीओ को अवॉइड करूंगा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी, उसके बाद हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये बात हो गई वोडाफोन के एफपीओ की और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक